गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। पिछले वीडियो में हमने देखा था मगध साम्राज्य का आरंभिक इतिहास के अंदर। उसमें हमने बताया था आपको 3 प्रमुख चरण रहे हैं, जिसमें हर एक वंश का डिटेल्स हम लोगों ने आपको दी। उसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में बताया। उदयन के बाद उसके उत्तराधिकारी जो पितृहंता कहलाते थे, और उनसे ही जनता का रुष्ट होकर द्वितीय चरण की शुरुआत हुई शिशुनाग वंश की। वो किस तरह से था और उसमें कौन प्रमुख राजा रहे, और तृतीय चरण नंद वंश जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम लोग अब इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग वंश, इसका समयकाल 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व रहा है। शिशुनाग के नाम पर इस वंश का नाम शेषुनाग पड़ा। यह भी नागवंश की ही किसी शाखा से संबंध था। शिशुनाग शब्द के अर्थ लघु या छोटा नाग से भी यह संकेत मिलता है। शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। ऐसा लगता है कि विशिष्ट योग्यता के कारण ही अमात्य शिशुनाग का चयन मगध के राजा के रूप में किया गया। डॉक्टर रायचौधरी के अनुसार शिशुनाग पहले बनारस का उपराजा था। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदाशक का प्रधान सेनापति था और उसका सेना के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। शिशुनाग के काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती के प्रदोत वंश पर उसकी शानदार विजय थी। पुराणों का कथन है कि 5 प्रदोत पुत्र 138 वर्ष तक शासन करेंगे। इन सबको मारकर शिशुनाग राजा बनेगा। शिशुनाग द्वारा परास्त प्रदोत वंशी अवंती नरेश डॉक्टर रायचौधरी के अनुमान के अनुसार अवंती वर्धन था। अवंती विजय ने मगध साम्राज्य को उत्कर्ष के प्रबल शिखर पर पहुंचा दिया। अवंती विजय से मगध का वत्स राज्य पर भी अधिकार स्थापित हो गया, क्योंकि वत्स जनपद अवंती के अधीन था। मगध राज्य उत्तरी भारत का एक परम शक्तिशाली राज्य बन गया तथा उसके अधीन बंगाल की सीमा से लेकर मालवा तक का विशाल भूक्षेत्र आ गया। अब उत्तर भारत में मगध का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा। भंडारकर के अनुसार इस समय कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पुनः ग्रीवज यानी राजगृह को ही बना दिया। उसने वैशाली नगर को मगध की दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में उसकी मुख्य राजधानी हो गई थी। शिशुनाग ने करीब 18 वर्ष तक शासन किया। कालाशोक या काकवन 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक यानी काले रंग का अशोक या काकवन, जिसका रंग कौवे जैसा था, काक जैसा था, मगध का राजा बना। उसने राज्यकाल की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। प्रथम, उसके तत्वाधान में वैशाली में बालिका ग्राम विहार में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन किया गया। बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में यह संगति की गई थी। इस संगति के बौद्ध संघ में इसी संगति के बाद बौद्ध संघ में विभेद हो गया तथा वह 2 संप्रदायों में बढ़ गया। पहला स्थविर, दूसरा महासांघिक। कालांतर में ये संप्रदाय हीनयान एवं महायान के रूप में विकसित हुए। कालाशोक या काकवन के काल की दूसरी उल्लेखनीय घटना, उसके द्वारा मगध की राजधानी को अंतिम रूप से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया जाना था। इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी बनी रही। कालाशोक ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारी 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक कालाशोक के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। महावंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष राज्य किया। इन 10 राजाओं के नाम में केवल नंदीवर्धन का नाम पौराणिक सूची में मिलता है। इसके पश्चात मगध में शिशुनाग वंश के शासन का अंत हुआ और नंद वंश के शासन का आरंभ होता है। तो यहीं से हमारा मगध के साम्राज्य के विकास का तीसरा चरण चालू हो जाता है, जिसमें नंद वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत कम समय रहा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। नंद वंश का जो समय काल रहा है वो 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व रहा है।
नंदकाल व्रत मगध साम्राज्य की स्थापना का काल था। नंद वंश के 9 राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार ये 9 राजा इस प्रकार हैं। पहला उग्रसेन, दूसरा पंडुक, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल पाल, पांचवा गोविशानशक, फिर दशसिद्ध केवर्त तथा धनानंद। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद उग्रसेन था, जिसने मगध में शिशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश के शासन की स्थापना की। पुराणों में इसका नाम महापद्म या महापद्मपति दिया गया है, जिसका अर्थ है असीम सेना अथवा अपना धन का स्वामी। महाबोधि वंश के अनुसार इस राजा का नाम उग्रसेन था, जिसे प्रचंड सेना का स्वामी भी कहा जाता है। भारतीय एवं विदेशी दोनों स्रोतों से नंदों के साधारण एवं अनभिजात उत्पत्ति का संकेत मिलता है। पुराणों का कथन है कि महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिनी की शुद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित यानी नाई पिता तथा नगर शोभनी माता का पुत्र था। यूनानी लेखक कर्टियस ने सिकंदर के समकालीन मगध के राजा अग्रमेज, इसका संस्कृत रूपांतर है, और उग्रसेन अर्थात उग्रसेन का पुत्र के बारे में लिखा है कि उसका पिता जाति का नाई था। देखने में वह बड़ा सुंदर था, इसलिए वह रानी का पात्र बन गया तथा उसके प्रभाव से राजा का विश्वास प्राप्त कर उसके अत्यंत निकट पहुंच गया। उसने छल से राजा की हत्या कर दी तथा राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए उसने राजसत्ता हत्या ली। आखिर में इसने इन राजकुमारों की भी हत्या कर दी तथा वर्तमान राजा का पिता हुआ। इस कथन में उग्रसेन द्वारा काकवर्ण की हत्या का भी संकेत है। बाणभट्ट के हर्षचरित में कहा गया है कि काकवर्ण की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोग कर हत्या कर दी। यह हत्यारा अनुमानतः महापद्मनंद ही था। इसके बाद वह काकवर्ण के 10 पुत्रों का संरक्षक बनकर राज्य करने लगा। कुछ समय बाद उसने इन राजकुमारों की भी हत्या कर शिशुनाग वंश का अंत कर दिया। महापद्मनंद उग्रसेन एक शक्तिशाली राजा एवं की स्थापना करने वाला एकारट राजा कहा गया है। उसे कलिकांश सज तथा सभी शत्रुओं का नाश करने वाला सर्वशत्रांतक राजा कहा गया। इससे यह अर्थ निकलता है कि शिशुनाग वंश के समकालीन जितने भी क्षत्रिय वंश थे, महापद्मनंद ने उन सभी का अंत कर दिया। ये वंश थे इक्ष्वाकु, पांचाल, काशई, हेहे, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, शूरसेन और विधिहोत। इन राजवंशों का इनके द्वारा ये विदित होता है कि इन राजवंशों को महापद्मनंद ने हराया था। उपयुक्त विजयों के परिणाम स्वरूप महापद्मनंद उग्रसेन ने मगध को भारत के एक विशाल साम्राज्य का रूप प्रदान किया। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसमें भारत की गंगा घाटी के संपूर्ण क्षेत्रों के साथ गंगा घाटी के बाहर स्थित प्रदेश तथा दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण भूभाग सम्मिलित था। डॉक्टर रायचौधरी के शब्दों में नंदवंश के अंतर्गत भारत के अधिकांश भागों को एकताबद्ध किया गया। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में नंदों के आसमुद्र राज्य अर्थात समुद्र तट तक समूचे देश पर उनके अधिकार का उल्लेख है। यूनानी लेखक कर्टियस के विवरण में के अनुसार अग्रमेज का राज्य पश्चिम में हाईफाइसिस अर्थात व्यास नदी तक विस्तृत था। अग्रमेज की किसी विजय का उल्लेख नहीं मिलता, अतः उपयुक्त उल्लेख उसके पिता उग्रसेन द्वारा इस क्षेत्र तक की गई विजयों का संकेत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों पर महापद्मनंद का अधिकार पुराणों के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से भी सिद्ध होता है, जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है। कौशल पर उसके आधिपत्य की जानकारी कथा सरित सागर से मिलती है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उसकी कलिंग विजय को प्रमाणित करता है। गोदावरी की घाटी में स्थित अश्मकों के राज्य पर नंदों के प्रभुत्व का आंशिक पुष्टिकरण गोदावरी तट पर स्थित नौनंद देहरा के नगर के अस्तित्व से होता है। कर्नाटक से प्राप्त कुछ परवर्ती कालीन शिलालेखों से यह उल्लेख है कि कुंतल प्रदेश में कभी नंदवंश का राज्य था। कुंतल प्रदेश में दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कर्नाटक का भाग आता है। डॉक्टर रायचौधरी के अनुसार नंद राजाओं ने दक्षिणी भारत का काफ़ी भाग अपने अधिकार में कर लिया था।
महापद्मनंद के उत्तराधिकारी। पुराणों के एवं बौद्ध ग्रंथों से जो जानकारी हमें मिलती है उसके अनुसार महापद्मनंद के बाद उसके 8 पुत्रों का उत्तराधिकार मिला जो बारी बारी से मगध के सिंहासन पर बैठे। पुराणों के अनुसार इन लोगों का शासनकाल 12 वर्ष का था। महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश के अंतिम राजा का नाम धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। इसे ही संभवतः यूनानी लेखकों ने अग्रमेज कहा है। यूनानी लेखकों के अनुसार उसके पास विशाल सेना तथा अतुल संपत्ति थी। भारतीय ग्रंथों से ज्ञात होता है कि यह संपत्ति उसने प्रजा पर भारी कर लगाकर अर्जित की थी जिसके कारण जनता उससे घृणा करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने इस जन असंतोष का लाभ उठाते हुए धनानंद की हत्या कर दी। इसके साथ ही मगध पर नंदवंश का शासन समाप्त हो गया। भारत के इतिहास में नंद साम्राज्य का अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है। नंदवंश की स्थापना से एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की संभावना स्पष्टतर हुई। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई। यह साम्राज्य वस्तुतः स्वतंत्र राज्यों या ऐसे सामंतों का शिथिल संगना था जो एक अखंड राजतंत्र था जिसके पास न जो किसी शक्तिशाली राजा के बल के सम्मुख नतमस्तक होते हों अपितु एक राष्ट्र राज्य की छत्रछाया में एक अखंड राजतंत्र था जिसके पास अपार धन बल और जनबल था। सामाजिक दृष्टि से नंद साम्राज्य को साधारण एवं अनभिजात वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना जाता है। यहाँ से क्षत्रिय रक्त पर अभिमान करने वाले राजवंशों की अखंड परंपरा का अंत हो गया। प्रशासनिक दृष्टि से नंद राजाओं ने इतने विस्तृत साम्राज्य पर कुशल एकात्मक शासन स्थापित करने का प्रयास किया। यूनानी लेखक एरियन ने व्यास के पार आंतरिक शासन की उत्कृष्ट व्यवस्था का उल्लेख किया है। ब्राह्मण तथा जैन ग्रंथों में कहा गया है कि नंद के दरबार में एक से एक अच्छे और योग्य मंत्री थे। नंद राजाओं के पास एक विशाल सेना थी जो बड़ी शक्तिशाली, सुसज्जित और सुव्यवस्थित थी। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार नंद वंश के अंतिम राजा के 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 4 घोड़ों वाले 2,000 रथ और इन सबसे बढ़कर हाथी जिनकी संख्या 3,000 तक पहुंच जाती थी देश के प्रवेश मार्गों की रक्षा के लिए तैनात रहते थे। डायोडोटस और प्लूटार्क ने हाथियों की संख्या क्रमशः 4,000 और 6,000 बताई है। नंद राजा असाधारण एवं विपुल धन संपत्ति के स्वामी थे। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार धनानंद 80 करोड़ धन राशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छुपा रखी थी। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस एवं हेमशांग की यात्रा वृत्तांत में नंदों की विशाल संपत्ति का उल्लेख मिलता है। नंदों की इस अतुल धन संपदा के 2 कारण जान पड़ते हैं। एक तो गंगा घाटी के संपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र पर एवं यहाँ से जाने वाले व्यापारिक मार्गों पर उनका अधिकार था। दूसरा, उन्होंने अनेक वस्तुओं पर कर लगा रखे थे। महावंश का कथन है कि अंतिम नंद राजा ने अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त पशुओं के चमड़े, वृक्षों की गोंद तथा खानों के पत्थरों पर भी कर लगाया था। नंदवंश का काल भारत के आर्थिक समृद्धि का काल था। देश के विभिन्न भागों से प्राप्त आहत मुद्राओं से इस काल की समृद्धि का संकेत मिलता है। अब आगे के मौर्य वंश वगैरह के बारे में हम लोग बाद में डिटेल जानेंगे।